हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशियल प्रेप हब। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ आर्म्स एक्ट 1959, जो कि हमारी जो आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगी। आंसर्स मैं साथ के साथ आपको बताऊंगी, ठीक है। और आपके लिए एक सरप्राइज है, वो अभी बता देती हूँ। जब ये हमारा एमसीक्यू सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आर्म्स एक्ट को, ठीक है, आर्म्स एक्ट को हम देखिए किस तरीके से समझेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको भी आर्म्स एक्ट नहीं समझ आ रहा होगा। तो देखिए, एक विजुअल लर्निंग से हम आर्म्स एक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा इससे रहने वाला है और हार्डली 10 मिनट्स में आपके ये जो सेक्शंस है कंप्लीट हो जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको भी बता देती हूँ। आपके लिए तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके प्री में सेक्शन कहाँ तक पूछा जा रहा है, सेक्शन 12 तक पूछा जा रहा है आर्म्स एक्ट में। तो अभी हम वो कवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी सेक्शंस हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये सब स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, एक्विजिशन अंडर आर्म्स एक्ट 1959 इंक्लूड्स शस्त्र अधिनियम, इसको जिसको हम आयुध अधिनियम भी कहते हैं, 1959 के अनुसार एक्विजिशन में क्या शामिल होता है, ठीक है। तो बताइए एक्विजिशन क्या है। सिर्फ परचेज ओनली, केवल खरीदना। हायरिंग एंड बोरिंग ओनली, केवल किराए पर लेना और उधार लेना। सी, हायरिंग, बोरिंग एंड एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट, किराए पर लेना, उधार लेना तथा उपहार में स्वीकार करना। डी, परचेज एंड इनहेरिटेंस ओनली, केवल खरीदना और उत्तराधिकार। इसका आंसर है सी, हायरिंग, बोरिंग एंड एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट। मैं इसको बताती हूँ कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। कि जब कोई चीज आपके पास है तो सिर्फ आपने एक्वायर किया तभी नहीं बोलेंगे कि वो चीज आपके पास है, ठीक है। वो वेपन आपके पास है, वो शस्त्र आपके पास है। अगर आपने वो किराए पर भी लिया है तो भी हम ऐसे ही मानेंगे कि आपने एक्वायर किया है। अगर आपने किसी से उधार लिया है तो भी हम यही मानेंगे आपने एक्वायर किया है। अगर आपको किसी ने एज अ गिफ्ट अगर वो आर्म्स दिए हैं तो हम ये मानेंगे कि आपने एक्वायर किए हैं, ठीक है। अब आ जाइए, और ये सेक्शन जो 2 है हमारा, उसमें कौन सा क्लॉज है इसका, ए क्लॉज है, ठीक है। सेक्शन 2 का ए क्लॉज है जो इस बारे में बात करता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्विजिशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्विजिशन में शामिल नहीं है। तो देखो, हायरिंग, बोरोइंग, एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट, मेयर इंस्पेक्शन ऑफ आर्म्स, किराए पर लेना, उधार लेना, उपहार में लेना, केवल हथियार को देखना। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। केवल अगर आप हथियार को देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस हथियार को एक्वायर कर लिया है। तो इसका आंसर हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्यूनेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एम्यूनेशन की परिभाषा में शामिल है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं एम्यूनेशन की, तो जो बात करता है गोला और बारूद, ठीक है, हिंदी में इसको गोला बारूद कहते हैं। तो इसके अंदर बताया गया है इसके 7 क्लॉजेज हैं, ठीक है। 7 क्लॉजेज जो बात करते हैं कि एम्यूनेशन क्या होगा, उसका मतलब क्या है एम्यूनेशन, और एम्यूनेशन में आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, ठीक है। ट्रिक बनाई थी आरटीएम और एटीएम, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। आरटीएम, आप, आई होप कि आपको दिख रहा हो, मैंने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, आरटीएम और एटीएम। तो आप भी ऐसे वर्ड्स लिखो, फिर क्या होगा ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, आर से हमारा क्या हो गया, तो अगर आप देखेंगे एम्यूनेशन, एम्यूनेशन मीन्स एम्यूनेशन फॉर एनी फायर आर्म। देखो, मैं इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो बता देती हूँ पहले आपको। आर्म्स, ठीक है, एक वर्ड क्या है इसमें, आर्म्स। आर्म्स क्या होता है, तो इसमें बताया गया आर्म्स एक ऐसी वस्तु है जिसे, या तो ऑफेंस, अगर कोई भी ऐसी वस्तु जिसे आप ऑफेंस करने के लिए बनाई गई है, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जिसको डिफेंस के लिए बनाई गई है, तो हम क्या बोलेंगे, वो एक आर्म्स है, ठीक है। तो वस्तु जिसे ऑफेंस और डिफेंस के लिए बनाई गई हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वो एक आर्म्स है, ठीक है। और फिर आएगा दूसरा पॉइंट, फायर आर्म क्या होती है। तो फायर आर्म्स जो है, आर्म्स का एक प्रकार है। तो अगर मैं बात करूं तो आर्म्स है, ठीक है, और फायर आर्म्स क्या है, तो फायर आर्म्स आर्म्स का एक प्रकार हो गया। उसी की बात अगर मैं अगर बताऊं कि फायर आर्म्स का मतलब क्या होता है, तो ऐसा हथियार, ठीक है। फायर आर्म्स क्या होते हैं, एक ऐसे हथियार जिससे गोली, ठीक है, विस्फोटक या अन्य अन्य ऊर्जा की सहायता से बाहर निकलती हो। तो एक बात याद रखना, फायर आर्म हम उसको बोलेंगे कि जब हमें गोली, जो मतलब गोली है, ठीक है, वो किसकी वजह से बाहर निकल रही है, या तो उसमें कोई एनर्जी लगी है, ऊर्जा, ठीक है, या फिर उसके अंदर जो विस्फोटक पदार्थ है जिसकी वजह से वो गोली क्या है, बाहर निकलती है। तो उस विस्फोटक पदार्थ को और उस अन्य
ऊर्जा को, इन दोनों को चीजों को हम बोलते हैं फायर आर्म। ठीक है, उनको क्या हम बोलते हैं? फायर आर्म, जिसकी वजह से गोली बाहर निकलती है। ठीक है, तीसरा होता है हमारा एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मतलब होता है वो गोला बारूद, ठीक है, जिससे क्या होता है? फायर आर्म को चलाने के लिए उपयोग होने वाली सामग्री। ठीक है, अब हमें फायर आर्म को चलाना है। फायर आर्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आर्म जिसमें से आप क्या कर रहे हैं, मतलब गोली निकल रही है, वो हमारा हो गया फायर आर्म। अब फायर आर्म को चलाने के लिए, ठीक है, जो सामग्री यूज होती है, जैसे कि बुलेट हो गए, ठीक है, कैट्रिजेस हो गए, बॉम्ब्स हो गए, ग्रेनेड्स हो गए, शेल्स हो गए, एक्सप्लोजिव्स हो गए, फ्यूजेस हो गए, पार्ट्स ऑफ एम्यूनेशन हो गए, ये सब क्या होंगे? हम इसको एम्यूनेशन बोलेंगे, गोला बारूद बोलेंगे। तो समझ आया? आर्म्स क्या है? आर्म्स मतलब बेसिकली एक ऐसी वस्तु है जिसको आप ऑफेंस करने के लिए या फिर डिफेंस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर फायर आर्म क्या होता है? फायर आर्म होता है जिससे गोली निकलती है। तो गोली किससे निकलती है? या तो उस पे कोई एनर्जी लगाई हो उसकी वजह से, या फिर कोई विस्फोटक पदार्थ हो, तो उसको हम बोलेंगे फायर आर्म। फिर होता है हमारा एम्यूनेशन। क्या होता है एम्यूनेशन का मतलब? क्या होता है कि जब आप फायर आर्म को चला रहे हैं, फायर आर्म को चलाने के लिए जो जो सामग्री इस्तेमाल होती है, बुलेट, ग्रेनेड्स, शेल्स, ये सब चीजें, तो ये हमारे होते हैं एम्यूनेशन। ठीक है, तो एम्यूनेशन वेपन नहीं होता, वेपन को चलाने के लिए विस्फोटक वेपन को चलाने की या विस्फोटक करने की सामग्री होती है एम्यूनेशन। ठीक है, जैसे पिस्तौल हो गया। ठीक है, तो जो पिस्तौल होता है, जिसको हम पिस्टल कहते हैं, वो पिस्टल क्या है? वो एक फायर आर्म है, लेकिन उसके जो अंदर बुलेट लग रहा है वो क्या है? एक एम्यूनेशन है। ठीक है, तो अब आप याद रखना। तो अब मैंने आपको बताया था एम्यूनेशन में क्या क्या इंक्लूड है, तो आप देखेंगे एम्यूनेशन में मैंने आरटीएम बताया था, रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, शेल, जो पहली लाइन में लिखा है। फिर टी से क्या है? टी से हो गया हमारा जो टॉर्पिडो सर्विस और सबमरीन, जो माइनिंग की बात की भी गई है। बेसिकली बात करूं तो जो समुद्री युद्ध में उपयोग होने वाली जो उपकरण होते हैं, ठीक है, टॉर्पिडो सर्विस एंड सबमरीन माइनिंग। फिर हो गया एक एम। एम से क्या हो गया? वो मटेरियल, ठीक है, वो मटेरियल जो एक्सप्लोसिव है, फुलमिनेटिंग है और फिजनेबल है, तो वो भी हमारा एम्यूनेशन कहलाता है। फिर हो गया ए। ए क्या होगा हमारा? एसेसरीज फॉर चार्जेस। फिर टी। टी से क्या होगा? हमारे ट्यूब्स। कौन से ट्यूब्स? फ्यूजेस एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स। ठीक है, मतलब जो फ्यूजेस और फ्रिक्शन ट्यूब्स क्या होते हैं? जो विस्फोटक को शुरू करने वाले उपकरण होते हैं। ठीक है, हम उनको बोलते हैं फ्यूजेस और फ्रिक्शन ट्यूब्स। इसको भी हम एम्यूनेशन की कैटेगरी में डालते हैं। फिर हो गया एम से मशीनरी। ठीक है, तो जो एम्यूनेशन बनाने की मशीनरी है उसके पार्ट्स। ठीक है, तो आरटीएम, एटीएम। अब देखो, आर से हो गया रॉकेट, और अगर आप पहली लाइन देखेंगे तो रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, शेल्स, ये सब हमारा एम्यूनेशन में है। रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, शेल्स, तो इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर सेक्शन 2(1)(b) एम्यूनेशन इंक्लूड्स। एम्यूनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? अब आपको याद आएगा आरटीएम और एटीएम। अब देखो, चार्जेस फॉर फायर आर्म, ये हमने पढ़ा था, फिर जब हमने ए वर्ड पढ़ा था, असेसरीज फॉर चार्जेस, तो ये वही है, चार्जेस फॉर आई आर्म्स। फिर उसके बाद है एफ, हमने एफ भी पढ़ा था, फ्यूजेस और फ्रिक्शन ट्यूब्स, जो बेसिकली ट्यूब्स वर्ड पढ़ा था, उसके साथ फ्यूजेस और फ्रिक्शन ट्यूब्स था, एफ भी हो गया। फिर इसके अंदर है मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनेशन। ठीक है, और डी हो गया हमारा, और फोर्थ हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ एम्यूनेशन। क्वेश्चन क्या है इसमें? अंडर सेक्शन 2(1)(b) एम्यूनेशन इंक्लूड्स। एम्यूनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? तो चार्जेस फॉर फायर आर्म्स ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और फ्यूजेस नहीं है, सिर्फ ओनली फ्यूजेस नहीं, फ्यूजेस एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स। तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए, अब हमें इसमें से बेस्ट आंसर चूज करना है। 1, 2, 3 एंड 4, तो हमने चारों चीजें पढ़ी। ठीक है, फ्यूजेस एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स, कंफ्यूज मत होना, उसी के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, चारों ही चीजें इंक्लूड है। विच अथॉरिटी में स्पेसिफाई एडिशनल इंग्रेडिएंट्स ऑफ एम्यूनेशन। एक बात आपको मैं बताती हूँ, एम्यूनेशन क्या होगा। अगर आप डेफिनेशन क्लॉज में देखेंगे तो जो 7th पॉइंट है ना, इसका वो बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज को आज से हम एम्यूनेशन मानेंगे, गोला बारूद मानेंगे, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर थिंग फिर हमारी गोला बारूद मानी जाएगी। तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है, गोला बारूद के अतिरिक्त अवयव अवयवों को कौन अधिसूचित कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल गैजेट या हाई कोर्ट। तो इसका आंसर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बात हमेशा याद रखना, जहां जहां मैं ऑफिशियल गैजेट वर्ड बोल रही हूँ वहां वहां याद रखना, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कहीं कहीं जरूरत नहीं है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करने की, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा सी, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल गैजेट क्या कर सकते हैं, एडिशनल इंग्रेडिएंट क्या होंगे एमिनेशन के, वो भी नोटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म्स अंडर 21C, ठीक है, तो हमने 21A पढ़ा एक्विजिशन, 21B पढ़ा एमिनेशन, अब हम पढ़ रहे हैं 21C। 21C जो बात करता है आर्म्स की, ठीक है, आयुध की, इसका अर्थ क्या है, आयुध का इसमें मतलब क्या दिया है, तो वो आर्टिकल्स जो डिजाइन किए जाते हैं सिर्फ ऑफेंस के लिए, मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक है, कि आर्म्स क्या है, तो कोई भी वस्तु जो ऑफेंस करने के लिए बनाई गई है, कोई भी वस्तु जिसको डिफेंस करने के लिए बनाया गया है, हम उसको क्या बोलते हैं, वो आयुध है। तो एक बोल रहा है आर्टिकल्स डिजाइन ओनली फॉर ऑफेंस, केवल आक्रमण करने के लिए बनाए गए हथियार। दूसरा, आर्टिकल्स डिजाइन ओनली फॉर डिफेंस, केवल आत्मरक्षा के लिए बनाए गए हथियार। सी, आर्टिकल्स डिजाइन और अडेप्टेड फॉर ऑफेंस और डिफेंस, आक्रमण या आत्मरक्षा के लिए बनाए गए अनुकूल हथियार। डी, फायर आर्म्स ओनली, तो मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसी चीजें जो आप किसी को ऑफेंस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको आर्म्स बोलेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर हुआ सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्म्स अंडर द आर्म्स एक्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्म एक्ट के अनुसार आर्म्स नहीं है, आयुध नहीं है, राइफल, देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, समझ आ जाएगा, राइफल, रिवॉल्वर, ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक या सॉर्ड, ठीक है। अब देखो जब आप ये डेफिनेशन क्लॉज देखेंगे तो इसमें लिखा है, दो चीज लिखी है, ठीक है, आर्म्स में क्या इंक्लूड होता है और नेक्स्ट लिखा है फिर आर्म्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए ऐसी चीजें, ठीक है, जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि वो आर्म्स नहीं होंगे। तो जो साधारण चलने की जो छड़ी है, ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक है, वो क्या नहीं है, वो आर्म्स नहीं है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आर्म्स, देखो निम्नलिखित में से किसे आर्म्स की परिभाषा से विशेष रूप से बाहर रखा गया है, फायर आर्म्स, sharp edged weapons, machinery for manufacturing arms, toy weapon incapable of being converted into serviceable weapons। देखो हमने डेफिनेशन क्लॉज में दो चीजें पढ़ी थी कि क्या इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड नहीं करता। फिर एक और चीज है इसके अंदर जो बात करता है कि किसको एक्सक्लूड किया गया है, एक्सक्लूड का मतलब इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो दो चीजें तो हमने पढ़ी थी कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप कोई भी जो चीज को यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो आर्म्स नहीं है। लेकिन एक और बात लिखी गई थी, वेपन्स इनकैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड अदरवाइज देन एज टॉयज, कुछ ऐसे वेपन्स है जिसको वो आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सिर्फ बच्चों के खेलने पर्पस, मतलब इन सब चीजों के लिए, वो जो है टॉयज है बेसिकली, वो क्या नहीं हो सकते, वो कन्वर्ट नहीं हो सकते इनटू सर्विसेबल वेपन्स, मतलब ओरिजिनल वेपन नहीं बन सकते, वो नकली वाले खिलौने हैं, ठीक है। तो इसमें से किसको एक्सक्लूड किया गया, ऐसे खिलौने, ऐसे खिलौना हथियार, ठीक है, देखते हैं ना आप नकली की बच्चों की तलवार होती है, नकली की बच्चों की पिस्टल होती है, ठीक है, तो फिर उन टॉयज को भी इसमें से क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है इस डेफिनेशन में, ये इवन एक्सप्रेसली लिखा गया है, ठीक है। ऐसे खिलौना हथियार जिन्हें वास्तविक हथियार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वर्ड यूज, जो यहाँ वर्ड यूज हुआ है उसको याद रखना, क्या यूज हुआ है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड, और आपको जब एमसीक्यू देंगे तो उसमें लिख देंगे इनकैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड। तो आपको ऐसे से चीजें ना याद रखनी है, वर्ड्स पर कमांड क्रिएट करनी है, क्या लिखा है बेयर एक्ट में, और अगर आप इस तरीके से कमांड क्रिएट कर लेंगे आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन अब आजकल ऐसे फ्रेम होता है, ठीक है, हमें बस ऐसे ही नॉर्मल पढ़ के चले जाते हैं, अरे इसमें ये था ये था ये था, बस बात खत्म, नहीं, एग्जैक्ट आपको वर्ड उसमें याद रखना है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आर्म्स इंक्लूड फायर आर्म्स, ठीक है, आर्म्स इंक्लूड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, ऑर्डिनरी लाठी इज इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ आर्म्स। देखो इस तरीके से आप याद रखना कि जो एवरी आर्म्स इज फायर आर्म, ठीक है, बट एवरी फायर आर्म्स इज नॉट आर्म्स, ठीक है, हर फायर आर्म जो है आर्म हो सकता है लेकिन आर्म्स क्या है, हर आर्म्स फायर आर्म्स नहीं होगा। तो एक बात याद रखो, तो आर्म्स इंक्लूड करते हैं फायर आर्म्स में, आर्म्स में इंक्लूड है फायर आर्म्स, बिल्कुल ठीक बात है। आर्म्स इंक्लूड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, और डी थर्ड ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी लाठी होती है क्या उसको भी हम आर्म्स मानते हैं, तो बताइए क्या इसका आंसर है। तो देखो 1 और 2 तो ठीक है, थर्ड गलत है, ऑर्डिनरी लाठी को हमने आर्म्स नहीं माना था, तो इसका आंसर हुआ बी 1 and 2 ओनली, ये दोनों ही करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, अब देखिए
इसको करेक्टली मैच कीजिए। अब एक्विजिशन हमने पढ़ा था कि एक्वायर करने का मतलब क्या होगा। तो एक्वायर करने का मतलब सिर्फ परचेजिंग से नहीं था कि जो चीज आप परचेज कर रहे हो तभी हम मानेंगे आप एक्वायर कर रहे हो। अगर आप उधार ले रहे हो, ठीक है, ठीक है, आप हायर कर रहे हो, बोरो कर रहे हो, ठीक है, रेंट पर ले रहे हो या फिर उधार ले रहे हो या फिर गिफ्ट की एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो सब क्या था, एक्विजिशन। अब देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया, यहाँ पर सिर्फ हायरिंग लिख दिया, बट आपको याद है कि एक्विजिशन तो हमारा इसका हो गया वन। एम्यूनिशन में क्या क्या इंक्लूड था, हमने क्या पढ़ा था, आरटीएम और एटीएम। और हमने जब आर पढ़ा था तो उसमें हमने सारे एक साथ पढ़े थे, रॉकेट भी पढ़ा था, बॉम्ब भी पढ़ा था, ग्रेनेड भी पढ़ा था और शेल्स भी पढ़ा था और अदर मिसाइल्स, ठीक है। तो एम्यूनिशन में ग्रेनेड आता है, ये बात भी हमें पता चल गई। अब हम पढ़ेंगे आर्म्स। आर्म्स आर्म्स क्या होते हैं, जिसको आप डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताओ रिवॉल्वर के से क्या आप रिवॉल्वर को ऑफेंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने डिफेंस में रिवॉल्वर को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। फिर देखो एक आरजीएस पैटर्न पे भी मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, क्योंकि अगर आपसे आरजीएस में ये पूछा जाने लगा, ठीक है, लोकल लॉ, तो आप क्या टिक करेंगे, एपीओ में पूछा जाने लगा तो क्या आप टिक करेंगे। तो फिर मैंने हर तरीके से उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं। और ऐसा नहीं है कि आरजीएस पैटर्न का तो एपीओ में नहीं पूछा जा सकता या फिर किसी और एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। असर्शन, एवरी फायर आर्म इज एन आर्म, ठीक है, बताइए जो प्रत्येक फायर आर्म होता है वो एक आर्म होता है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। आर्म इंक्लूड्स फायर आर्म अंडर सेक्शन 21 का सी। जब हमने 21 का सी देखा था, जब वो आर्म्स की बात कर रहा था, तो उसमें बात की गई थी कि आर्म्स इंक्लूड फायर आर्म्स, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था, हमने ये तो पढ़ा था कि जो आर्म्स है कोई ऐसी चीज है जिसको आप डिफेंस और ऑफेंस के लिए यूज कर रहे हैं, वो हम आर्म्स मानेंगे। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि आर्म्स के अंदर और क्या इंक्लूड हो रहे हैं, फायर आर्म्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, जो शार्प एज्ड वेपन्स हैं वो भी इंक्लूड हो रहे हैं, जैसे तलवार, वो बहुत शार्प एज्ड होती है। और हमने पढ़ा था जो डेडली वेपन्स होते हैं उसको भी हमने आर्म्स माना था, क्योंकि ये सब कैसे यूज हो सकते हैं, ऑफेंस के लिए भी और डिफेंस के लिए भी। तो इसका हमारा क्या आंसर होगा, बोथ ए एंड आर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर true but r is not the correct explanation. a is true but r is false, a is false but r is true। तो हमने क्या पढ़ा, दोनों ही चीजें ठीक है, both a and r are true और r is the correct explanation of what, of a, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, एमिनेशन इंक्लूड्स, ये असर्शन है, एमिनेशन इंक्लूड्स बॉम्ब एंड ग्रेनेड्स, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। और किस वाली लाइन में पढ़ा था, जब हमने आरटीएम और एटीएम में आर पढ़ा था, तो आर से रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, शेल्स, ठीक है। तो ये बॉम्ब और ग्रेनेड्स पढ़े थे, कंफ्यूज कर देंगे, रॉकेट हटा दिया लास्ट से और लास्ट से मिसाइल हटा दिया, बीच के दो वर्ड ले लिए। तो एमिनेशन में बॉम्ब्स और ग्रेनेड शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एमिनेशन मीन्स ओनली बुलेट, क्या एमिनेशन का अर्थ सिर्फ गोली होता है, गलत, ठीक है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताइए कौन सा करेक्ट है। एवरी आर्म इज अ फायर आर्म, मतलब दुनिया में जितने भी आर्म है वो सारे के सारे फायर आर्म है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। या फिर एवरी फायर आर्म इज एन आर्म, हाँ, लेकिन जितने भी फायर आर्म है हम उसे आर्म्स बोलेंगे, मतलब हम उसे एक वेपन बोलेंगे, हथियार बोलेंगे, ठीक है। एवरी एम्यूनिशन इज अ फायर आर्म, हर एम्यूनिशन एक फायर आर्म होता है, ठीक है। या फिर फायर आर्म्स होते हैं, जो एम्यूनिशन होते हैं वो दोनों आइडेंटिकल है, फायर आर्म्स और एम्यूनिशन क्या दोनों समान है। तो बताइए इसमें से कौन सा ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो सिर्फ ये वाला सही है ना, कि जितने भी फायर आर्म्स हैं हम उन्हें आर्म्स बोलेंगे, लेकिन जितने भी आर्म्स हम उन्हें फायर आर्म्स नहीं कहेंगे। और एवरी एम्यूनिशन इज अ फायर आर्म, ये भी गलत है। और फायर आर्म्स और एम्यूनिशन दोनों आइडेंटिकल है, नहीं, दोनों अलग है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था फायर आर्म्स में क्या हो रहा था, फायर आर्म्स क्या कर रहा था, एक ऐसा हथियार होता है फायर आर्म जिससे जो गोली होती है क्या होती है, विस्फोटक या अन्य ऊर्जा की सहायता से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं फायर आर्म। जैसे पिस्टल होती है, पिस्टल क्या क्या है, एक फायर आर्म है। क्यों, जब आप उस पिस्टल के अंदर क्या लगा रहे हैं, गोली लगा रहे हैं, गोली डाल रहे हैं, तो वो क्या निकल रही है, वो बाहर निकल रही है। गन हो गई, रिवॉल्वर हो गई, राइफल हो गई, ये सब फायर आर्म्स होते हैं, ठीक है। उसकी बात, और मैंने एम्यूनिशन क्या होते हैं, एम्यूनिशन बेसिकली वो गोला बारूद जो होते हैं वो हमारे एम्यूनिशन होते हैं, बेसिकली फायर आर्म को चलाने के लिए उपयोग होने वाली सामग्री, बुलेट हो गए, ग्रेनेड हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो एवरी एम्यूनिशन, हर एम्यूनिशन फायर आर्म तो नहीं हो सकता, ठीक है।
देखो मैं आपको इसलिए इतनी क्लैरिटी के साथ पढ़ा रही हूँ, अगर आपने अभी जेडी जेलो का एग्जाम देखा होगा ना तो आपको पता होगा कैसे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, इसीलिए फिर मैं उसी पैटर्न में आपको पढ़ा रही हूँ। इतना आपको परफेक्ट, मतलब इतना परफेक्ट बन जाओगे ना आप, कभी भी गलती नहीं करोगे। और मैं हमेशा माइनर लॉज में तो स्टूडेंट की कमांड बहुत अच्छी डेवलप करा दूंगी, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एमिनेशन। तो देखिए हमने पढ़ा था आरटीएम, एटीएम, तो फ्यूजेस पढ़ा था, क्यों? क्योंकि ट्यूब है, फ्यूजेस एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स, तो ये तो इंक्लूड था। फ्यूजेस भी था, फ्रिक्शन ट्यूब्स भी इंक्लूड था, वॉकिंग स्टिक नहीं था। वॉकिंग स्टिक क्या एमिनेशन, एमिनेशन की डेफिनेशन में वॉकिंग स्टिक को इंक्लूड नहीं किया गया था। वॉकिंग स्टिक को कहाँ पे हमने पढ़ा था? आर्म्स में, और जिसमें कि ये कहा गया था कि ये आर्म्स नहीं होते, ये हथियार नहीं होते, ये आयुध नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ आर्म्स एक्सक्लूडेड। ठीक है, आर्म्स की परिभाषा में किसे बाहर रखा गया है? तो आर्म्स में हमने फायर आर्म्स को पढ़ा था, डेडली वेपन्स को भी पढ़ा था, शार्प वेपन्स को भी पढ़ा था, जो शार्प एज वेपन्स होते हैं, और जो मशीनरी इसमें, और ठीक है, और जो आर्म्स को मशीन बना रही है ना या मैन्युफैक्चर कर रही है, हमने उसको भी आर्म्स बोला था। ठीक है, जो मशीनरी मैन्युफैक्चर कर रही है आर्म्स, हमने उसको भी क्या बोला था? कि वो भी एक हथियार है। आर्टिकल डिजाइन सोनली फॉर डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल यूज। आपने देखे ना घर में जो हम चाकू को यूज करते हैं, ठीक है, घर में, और घर में जैसे छोटी मोटी हम लकड़ियों को यूज करते हैं, तो ये सब हमारे डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, घरेलू और कृषि की उपयोग की वस्तु है, इसको हम आर्म्स नहीं बोलेंगे। तो आर्म्स ये एक्सक्लूड करता है, इसे आर्म्स की परिभाषा से बाहर रखा गया है, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी फायर आर्म इज एन आर्म। हर एक फायर आर्म एक आर्म होता है अंडर आर्म्स एक्ट 1959। बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू है, फॉल्स है? ओनली इफ लाइसेंस्ड डिपेंड अपॉन एमिनेशन। इसका आंसर है ए, ये बात बिल्कुल सही है कि एवरी फायर आर्म इज एन आर्म। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्म्स अंडर सेक्शन 21 का सी। देखो जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने पढ़ा था आर्म्स, आर्म्स को हमने चार चीजें पढ़ी है, मतलब एक चीज समझ लो, अगर आप किसी भी वस्तु को डिफेंस और या ऑफेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, हम बोलेंगे कि वो आर्म्स है। ठीक है, राइफल भी यूज हो सकती है, स्वॉर्ड भी यूज हो सकती है, रिवॉल्वर भी यूज हो सकती है। एक ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक है, घर में साधारण चलने वाली छड़ी, ठीक है, तो वो हम उसको हम आर्म्स नहीं मान रहे हैं। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्यूनिशन। एम्यूनिशन की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है? फिर से याद करो, एम्यूनिशन में हमने क्या पढ़ा था? आरटीएम, एटीएम। आर में हमने पढ़ा था रॉकेट, रॉकेट के साथ हमने क्या पढ़ा था? रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, शेल्स और मिसाइल। अब हमने क्या पढ़ा? बुलेट, ग्रेनेड, रॉकेट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो एम्यूनिशन में हमने ये सब चीजें क्या की है? पढ़ी है। अब एक बात याद रखना, एम्यूनिशन में हमने बुलेट वर्ड नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, शेल, मिसाइल। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था जो टॉर्पिडो सर्विस के लिए, ठीक है, आर्टिकल बनाए जाते हैं समुद्री युद्ध के लिए, ठीक है, सबमरीन और माइनिंग वगैरह के लिए, तो हमने उसको एम्यूनिशन बोला था। और जो मटेरियल्स होते हैं, जो एक्सप्लोजिव होते हैं, फुलमिनेटिंग होते हैं, फिजनेबल मटेरियल्स होते हैं, या फिर ऐसे मटेरियल जो क्या कर रहे हैं? नॉक्शियस लिक्विड गैस को क्या कर रहे हैं? वो वाले जो मटेरियल्स होते हैं, वेदर कैपेबल ऑफ यूज विद फायर आर्म्स और नॉट। अब ये जो बुलेट वर्ड है ना, इसको आप कहाँ पे यूज करेंगे? ये वही है कि एक एक्सप्लोजिव, फल्मिनेटिंग और फिजनेबल मटेरियल है। ठीक है, तो इसीलिए बेशक से बुलेट वर्ड इसमें याद रिटर्न नहीं था, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है ये कि ये कहाँ पर आ सकता है। ठीक है, कि है तो ये भी एम्यूनेशन, गोला बारूद ही है, तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर वैसे भी ऑल ऑफ द अबव हो गया। तो दो चीजें अगर आधी होती जैसे ग्रेनेड और रॉकेट, तो पता ही था आपको, बुलेट एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ था, तो फिर आप समझ जाना कि इसका डी आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश फायर आर्म्स फ्रॉम एम्यूनेशन। बताइए फायर आर्म और एम्यूनेशन में सही अंतर क्या है? डिफरेंस आपको पता चल गया है। एम्यूनेशन हमारा गोला बारूद है, और फायर आर्म्स जो क्या कर रहा है? गोली कैसे बाहर निकले, ठीक है, वो तो वो जो हथियार है, ठीक है, जिस उसको हम यूज कर रहे हैं। तो फायर आर्म क्या होता है? एक वेपन होता है। बिल्कुल सही बात है, फायर आर्म एक वेपन है, बिल्कुल है। जैसे रिवॉल्वर हो गई, गन हो गई, ये सब हमारे फायर आर्म नहीं तो है, ये वेपन है, बिल्कुल सही बात है। एम्यूनेशन इज यूज्ड विद और इन अ फायर आर्म, और उस एम्यूनेशन को, ठीक है, जैसे बुलेट हो गई, उस बुलेट को हम किस क्या करते हैं? उस पिस्टल में लगा रहे हैं, उस फायर आर्म में लगा रहे हैं, तो एम्यूनेशन को यूज कर रहा है उस फायर आर्म में। तो क्या ये डिफरेंस सही है? बिल्कुल सही है।
फिर एमिनेशन क्या इंक्लूड करता है, फायर आर्म्स नहीं, ये हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में पढ़ा था, ऊपर एमसीक्यू सॉल्व किया था तब भी ये बात नहीं थी। फिर सी, फायर आर्म्स एंड एमिनेशन हैव द सेम मीनिंग, नहीं। एवरी एमिनेशन इज अ फायर आर्म, नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, और आप एक बात समझ रहे होंगे क्वेश्चन फ्रेमिंग कितने अच्छे लेवल की है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। और डायरेक्ट वाला तो आप भूल ही जाओ कि अब ऐसे मतलब बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, अब वैसे नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आर्म्स, निम्नलिखित में से किसे आर्म्स की परिभाषा से बाहर रखा गया है। तो बताइए, टॉय वेपन, बिल्कुल सही बात है, टॉय वेपन, लेकिन इनकैपेबल ऑफ कन्वर्जन, दोनों चीजें आपको समझनी है, ऐसा क्यों ना, क्या जिसे हथियार, जिसे वास्तविक हथियार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, राइफल, रिवॉल्वर और स्वॉर्ड, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, हमने 20 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, फिर आप इसका नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी। ठीक है, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पार्ट समझते चलेंगे और इसी तरीके से अपनी कमांड क्रिएट करेंगे। और मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंक्वायरी नंबर पे कांटेक्ट करके ये नोट्स भी आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक वन शॉट क्लास हो जिसमें ये आसानी से आपको चीजें समझ आने लगे, जो मैंने पिक्टोरियल ग्राफ बनाया है, ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया है, तो आप मुझे बताना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी अपलोड करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।